बाद देखिए। आज हम संरक्षण नियम के बारे में पढ़ेंगे। संरक्षण नियम कंजर्वेशन लॉस। प्रकृति में कुछ ऐसे मूलभूत नियम हैं जिनका कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकते हम। ऐसे नियमों को क्या बोलते हैं? संरक्षण का नियम। प्रकृति के कुछ मूलभूत नियम जिनका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। संरक्षण नियम कहलाता है। ये संरक्षण नियम कई प्रकार के हैं। ये संरक्षण नियम निम्न हैं। ये संरक्षण नियम क्या है? निम्न है। पहला, रेखीय संवेग संरक्षण नियम। पहला क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण नियम। दूसरा, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। कोणीय संवेग संरक्षण नियम। तीसरा, ऊर्जा संरक्षण नियम। और चौथा है हमारा आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम। अब हम सबसे पहले रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे। पहला, रेखीय संवेग संरक्षण नियम। यह क्या होता है जानेंगे। रेखीय संवेग संरक्षण, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी वस्तु या निकाय जो होता है, मान लो कोई वस्तु या कोई निकाय है जिस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो उसका क्या है? रेखीय संवेग नियत रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता
है। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। इसको आइए इस प्रकार समझते हैं। मान लो किसी पिंड का रेखीय संवेग P है। यदि किसी पिंड का रेखीय संवेग P है तो इसको क्या है, P बराबर क्या लिख सकते, और पिंड का द्रव्यमान m है तथा पिंड का वेग v है। मान लो पिंड का वेग क्या है, v है। तब इसे हम क्या कह सकते हैं, रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित पिंड का वेग, अर्थात P बराबर mv। P बराबर mv कह सकते हैं, जहाँ क्या है, वेयर m इक्वल टू मास, v इक्वल टू वॉल्यूम। अब इसको हम एक उदाहरण द्वारा, एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। इसमें मान लो कोई एक बंदूक है, मान लो ये हमारा बंदूक है। यहाँ पर क्या है, गोलियां भरी हुई है। अब इस बंदूक में गोली दागी जाती है, मतलब गोली यदि चलाते हैं तो बंदूक क्या है, ये गोली इधर से निकल के इधर जाएगी ये गोली, लेकिन जितनी दूरी ये गोली जाएगी आगे की तरफ उतना ही यह बंदूक क्या है, पीछे की ओर खिसकेगा। तो क्या है, यह बंदूक क्या होगी, विरामावस्था में। गोली दागने के पूर्व क्या है, विरामावस्था में है। तो उसका रेखीय संवेग, यह जब विरामावस्था में है तो इसका रेखीय संवेग क्या होगा, नियत होगा। तो इसका रेखीय संवेग क्या होता है, नियत होता है। परंतु हम जब गोली दागते हैं तो गोली आगे बढ़ती है, उसके साथ साथ ही बंदूक भी उतने ही पीछे की ओर जाता है, मतलब जितना आगे जाता है उतना पीछे जाता है, न्यूटन के नियम के जैसे। तो दोनों मिलके क्या होता है, कुल संवेग शून्य हो जाता है। तो इस स्थिति में भी क्या होता है, रेखीय संवेग हमेशा नियत रहता है। तो इसको लिख सकते हैं कि जब बंदूक में गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर हटती है, परंतु गोली आगे जाती है। अब बंदूक चलाने से पहले क्या होता है, बंदूक चलाने के पहले बंदूक जो होती है विरामावस्था में होती है,
बंदूक व गोली दोनों क्या होती है? दोनों विरामावस्था में होती। बंदूक व गोली दोनों क्या है? विरामावस्था में होती है। पर गोली चलाने के बाद गोली आगे जाती है, उतना ही बंदूक पीछे जाता है। मतलब दोनों का तो कुल जो रेखी संवेग होता है, संवेग क्या हो जाता है? नियत हो जाता है। नियत हो जाता है। मतलब तो यह रेखी संवेग के संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है कि संवेग में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है रेखी संवेग में। तो इसे क्या कहते हैं? रेखी संवेग संरक्षण का नियम। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण है रॉकेट नोदक। नोदन यह भी क्या है? रॉकेट नोदन भी रेखी संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। यह भी क्या करता है? रेखी संवेग संरक्षण नियम का पालन करता है। अब दूसरा है हमारा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, इसे जानते हैं हम। तो यह अपने नाम से जैसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, इस पर यदि किसी निकाय पर मान लो कोई निकाय है, उस पर बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगे, बाह्य बल आघूर्ण न लगे, तो उसका कोणीय संवेग, बाह्य बल आघूर्ण न लगे तो उसका कोणीय संवेग क्या रहता है? संरक्षित या नियत रहता है। किसी निकाय पर कोई बाह्य बल अलग से ना लगे तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अब किसी
निकाय का कोणीय संवेग L है और जड़त्व आघूर्ण क्या है? I है। जड़त्व आघूर्ण क्या है? I है। और ओमेगा कोणीय वेग। कोणीय वेग को क्या किससे दर्शाते हैं? ओमेगा से। और जड़त्व आघूर्ण को I से दर्शाते हैं। तो कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग, अर्थात L बराबर I इंटू ओमेगा। अब इसको एक एग्जाम्पल द्वारा अपन समझते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जब सूर्य के चारों ओर, मान लो ये क्या है? सूर्य। अब इसके दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या होता है? कोई ग्रह। अब इसके दीर्घवृत्तीय मार्ग में घूमता हुआ एक कोई ग्रह घूमता हुआ एकदम सूर्य के पास आ जाता है। घूमता घूमता यहाँ से सूर्य के पास आ जाता है, तो उसका जो क्या रहता है? कोणीय वेग बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है? कोणीय वेग बढ़ जाता है। जब कोई ग्रह मान लो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है दीर्घवृत्तीय कक्षा में, और यह घूमता घूमता एकदम सूर्य के पास आ गया, तो इसका कोणीय वेग बढ़ जाता है। यह किस कारण से होता है? क्योंकि यहाँ पर इसके जड़त्व आघूर्ण, इसका जो जड़त्व आघूर्ण रहता है उसका मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो जाता है। इस प्रकार जो ये वेग बढ़ता है और ये जड़त्व आघूर्ण कम होता है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? कोणीय संवेग को संरक्षित रखते हैं। तो यह है कोणीय संवेग। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? जब कोई ग्रह घूमते हुए दीर्घवृत्तीय मार्ग में, जब कोई ग्रह घूमते हुए सूर्य के निकट आ जाता है, तो उसका कोणीय संवेग कोणीय वेग बढ़ जाता है। परंतु जो जड़त्व आघूर्ण होता है, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? कम हो जाता है। जड़त्व आघूर्ण क्या है? कम हो जाता है। तो दोनों मिलके क्या कर देते हैं? उसको, मतलब जो पहले प्रारंभिक स्थिति में होता है वही स्थिति में
वह ग्रह फिर से हो जाता है, संरक्षित कर देता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, कोणीय संवेग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। इस स्थिति में उसका कोणीय संवेग नियत हो जाता है। अब तीसरा है क्या है अपना ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप लोग तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में पहले भी जानते होंगे, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब केवल इसका क्या कर सकते हैं हम, केवल इसका रूपांतरण किया जा सकता है। मतलब हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप से में बदल सकते हैं, लेकिन इसको ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते। तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। मतलब एक प्रकार की ऊर्जा है, जैसे काइनेटिक ऊर्जा है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी में, या पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में या अन्य किसी और रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन उसका उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। मतलब यह एक रूप से लुप्त होकर दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। इस प्रकार कुल ऊर्जा क्या रहती है, इसका विनाश नहीं किया जा सकता। ये क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। उदाहरण के लिए एक मान लो एक विद्युत जनित्र, में बांध के पानी को ऊपर से जब नीचे की ओर गिराया जाता है,
जब विद्युत जनित्र में बांध के पानी को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, गिराया जाता है, गिराया जाता है तो जो स्थितिज ऊर्जा रहती है उसको क्या होता है, वह स्थितिज ऊर्जा जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, ये कोई बांध है, इसमें से विद्युत जनित्र में गिराया जाता है, विद्युत जनित्र में पानी, तो जो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा रहती है, ऊर्जा, वह यहाँ आगे जाके क्या होती है, गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में आ जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो इसमें भी कोई ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वह सिर्फ रूपांतरित होती है। क्या होता है, वह स्थितिज ऊर्जा से कन्वर्ट होकर गतिज ऊर्जा में चली जाती है। तो इस प्रकार पूरा क्या होता है, ऊर्जा नियत रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका रूपांतरण किया जा सकता है। इसी प्रकार चौथा है आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज। इसके अनुसार क्या होता है कि एक विलगित निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहती है। एक विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहती है। एक विलगित निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहती है। मतलब हम कहते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना उसे नष्ट किया जा सकता है। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं अपन, ना नष्ट करते हैं। यह आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। इसे सिर्फ
एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या स्थानांतरित कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मान लो एक कांच की छड़ लिए। ये क्या है? कांच की छड़। इस पर क्या है? प्लस क्यू चार्ज। मान लो एक कांच की छड़ है, इस पर प्लस क्यू चार्ज चल रहा है। और एक कपड़ा ले लिए। ये क्या है? रेशमी कपड़ा। अब इस कांच की छड़ जिस पर क्या है? अब एक रेशमी कपड़ा है और ये कांच की छड़ है। अब ये छड़ को इस कपड़े पर रगड़ते हैं तो इस कपड़े पर भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा विपरीत प्रकार का। इस प्रकार ये पूरी निकाय जो है, ये पूरा निकाय जो है, इसकी कुल ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित। ये दोनों का प्लस और माइनस मिलके कुल ऊर्जा, मतलब जो पहले थी वही सब बाद में भी होगी रगड़ने के बाद। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर, जिस पर पहले कोई आवेश नहीं होता, अनावेशित होता है। कपड़ा जो होता है पहले कोई आवेश नहीं रहता। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर, अनावेशित कपड़े पर रगड़ते हैं तो जो रेशम का कपड़ा होता है, रेशम के कपड़े पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो कांच के छड़ पर आवेश रहता है वह कन्वर्ट होके प्लस आवेश माइनस आवेश में रेशम के कपड़े पर आ जाता है और दोनों मिलके कुल जो आवेश रहता है उसको नियत कर देते हैं। आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह ऋणात्मक होता है। यह आवेश क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इस प्रकार निकाय की कुल ऊर्जा, इस प्रकार निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। यही क्या है? आवेश संरक्षण का नियम। मतलब जो पहले आवेश था वही बाद में भी आवेश रहता है, उसे बदल नहीं सकते अपन। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये 4 नियम थे अपने। पहला क्या था? रेखी संवेग संरक्षण का नियम। दूसरा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तीसरा ऊर्जा संरक्षण का नियम। और चौथा आवेश
कुछ याद रखने वाले पॉइंट्स बताती हूँ। पहला क्या है? प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं। प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षणों। प्रकृति और प्रकृति के परिघटनाओं का क्रमबद्ध प्रेक्षणों मतलब जो प्रेक्षण करते हैं हम वो, और सुसंगत तर्कों मतलब जो तर्क वितर्क करके हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, एवं प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकालते हैं, प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित इतना सारा जो परिघटना घटता है, प्रेक्षण करते हैं अपन, तर्क वितर्क करते हैं और प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो व्यवस्थित एक निर्णय लेते हैं उसको क्या कहते हैं? को विज्ञान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं अपन? विज्ञान कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है। प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है, इसे क्या कहते हैं? इसे वैज्ञानिक नियम कहते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए हैं, इसको बताती हूँ। उन सामान्य कथनों को जो यह बताते हैं कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है, इसे वैज्ञानिक नियम कहते हैं। अब तीसरा है अपना कि भौतिक निकायों की व्याख्या करने के लिए भौतिक निकायों की व्याख्या करने के लिए कुछ सीमित ज्ञात नियमों के पदों
में बनाई गई परिकल्पना। भौतिक निकायों की व्याख्या करने के लिए कुछ सीमित ज्ञात नियमों के पदों में बनाई गई परिकल्पना को हम क्या कहते हैं? को सिद्धांत कहते हैं। चौथा, नियम क्या होते हैं? अपरिवर्तनीय। नियम जो क्या होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जबकि सिद्धांत में परिवर्तन किया जा सकता। जबकि सिद्धांत में क्या है? परिवर्तन किया जा सकता है। कोई सिद्धांत जब क्या होता है? कोई सिद्धांत जब सभी संबंधित घटनाओं एवं तथ्यों के लिए संबंधित घटनाओं व तथ्यों के लिए क्या होता है? सही होता है। तथ्यों के लिए जब क्या होता है? सही होता है, तो वह नियम बन जाता है, नियम का रूप ले लेता है। तो वह क्या होता है? नियम का रूप ले लेता है। जैसे संवेग संरक्षण का नियम। जैसे संवेग संरक्षण का नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम। संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम। पांचवा पॉइंट है अपना प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की सुव्यवस्थित उद्गम को क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि के चरण। क्या है? पहला, क्रमबद्ध
क्रमबद्ध प्रेक्षण। वैज्ञानिक विधि के चरण क्या है? पहला क्रमबद्ध प्रेक्षण, दूसरा परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का परीक्षण, और अंतिम क्या है? सिद्धांत। अंतिम क्या है? सिद्धांत। तो वैज्ञानिक विधि के पहले क्या है? पहले क्रमबद्ध परीक्षण किया जाता है कि कोई चीज़ क्या है, फिर उसके बाद उसका परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है, और फिर उसके बाद अंतिम सिद्धांत देते हैं। साथी की विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी जो है वह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है, जिन पर प्राकृतिक परिघटनाएं आधारित होती हैं। जिन पर क्या है? प्राकृतिक परिघटनाएं आधारित होती हैं। आठवां, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनके आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नौवां, द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्य क्या है? जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। द्रव्यमान वह है जो इसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं।
कार्य क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा की कहते हैं। बिना ऊर्जा क्षय के कार्य संभव नहीं है। बिना ऊर्जा क्षय के कोई कार्य संभव नहीं है। 11वां, भौतिक को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। भौतिक को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा है आधुनिक भौतिकी। 12वां, चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी क्या है? के अंतर्गत चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत स्थूल परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत स्थूल परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी, ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी, ध्वनि प्रकाशिकी, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व इसकी शाखाएं हैं। 13वां, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत सूक्ष्म परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत सूक्ष्म परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी के अंतर्गत
भौतिकी के अंतर्गत लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा आदि, समय, ऊर्जा आदि भौतिक राशियों का अध्ययन एवं मापन विस्तृत परास तक किया जाता है। आधुनिक भौतिक के अंतर्गत सूक्ष्म परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक के अंतर्गत लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा आदि भौतिक राशियों का अध्ययन एवं मापन विस्तृत परास में किया जाता है। 15वां क्या पॉइंट हम लोग का है? भौतिक का अध्ययन क्या है? न केवल शिक्षाप्रद है, न केवल शिक्षाप्रद है बल्कि क्या है? यह रोमांचक भी है। गणित भौतिकी की भाषा है। गणित क्या है? भौतिकी की भाषा है। अतः भौतिकी का अध्ययन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गणित का प्रारंभिक ज्ञान होना क्या है? प्रारंभिक ज्ञान होना आवश्यक है। तकनीकी एक क्या है? अनुप्रयुक्त भौतिकी है, जिसके अंतर्गत तकनीकी क्या है? एक अनुप्रयुक्त भौतिकी है, जिसके अंतर्गत भौतिकी के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में
किया जाता है। भौतिकी की खोजों के कारण तकनीकी में द्रुत गति से होने वाले विकास ने हमारी जीवन शैली में आश्चर्यजनक क्या किया है? परिवर्तन कर दिया है। आश्चर्यजनक परिवर्तन कर दिया है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, आदि के विकास में भौतिकी क्या है? ने अहम भूमिका निभाई है। प्रकृति में 4 बल मूल रूप से कार्यरत हैं। प्रकृति में 4 बल हैं। गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल एवं क्षीण नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल सबसे क्या है? सबसे प्रबल बल एवं गुरुत्वीय बल जो है क्या है? सबसे बल सबसे क्षीण बल है। भौतिकी प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल और गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है। भौतिकी में मूल बलों को एकीकृत करने का प्रयास हो रहा है।
23वां है संरक्षण नियम। प्रकृति के मूलभूत नियम प्रकृति का मूलभूत नियम है।